गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी हिस्ट्री की पहली क्लास है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को समझने के लिए उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द है। इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, ये सारा कोई शब्द जो है वो इतिहास को बनाता है। अब हिस्ट्री में जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको जो पहली चीज समझनी चाहिए वो है हिस्ट्री और फेबल में अंतर। फेबल होती है दंत कथा, लोक कथा। जब आप लोग छोटे छोटे थे, जब आप अपने दादी के यहाँ या नानी के यहाँ जाते थे और रात को जो है नानी या दादी आपको कहानी सुनाती थी। कहानियाँ बड़ी बड़ी होती थी, जैसे एक राजा है, उसके साथ राजकुमार हैं, इधर गए, उनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। लेकिन अगर आप ये उनसे प्रश्न करते कि दादी ये कहाँ से है, तब वो उत्तर नहीं दे पाती। जबकि हिस्ट्री में आप जो है सोर्स के आधार पर करते हैं। भारतवर्ष में मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, भारतवर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए हैं समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने बहुत, वो पराक्रमी राजा थे। उन्होंने दक्षिण के राज्यों को जीता, उत्तर के राज्यों को जीता, सीमावर्ती राज्यों को जीता, बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीत लिया और भारतवर्ष में गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया। लेकिन आपका ये अधिकार है पूछना कि सर ये कैसे आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है इतने बड़े सम्राट थे। तो तुरंत कोई भी टीचर आपको कहेगा कि सोर्स के रूप में प्रयाग प्रशस्ति जो प्रयाग में है उसके ऊपर उनकी सारी उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है। एक उनके महासंधि विग्रहिका थे जिनका नाम था हरिसेन, वॉर मिनिस्टर। उन्होंने जो है उनकी सारे अचीवमेंट्स को लिखा है। तो जो सोर्स के आधार पर है वही इतिहास है और जो दंत कथाएं या किस्से हैं वो इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि इतिहास की उपयोगिता क्या है। भाई हम क्यों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वाई वी आर ऑप्टिंग हिस्ट्री। इसमें जो कुछ भी अतीत में घटित हुआ है वो इतिहास के स्वरूप का हिस्सा है। उसके अलावा आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो JRF नेट करना चाहते हैं इतिहास विषय में। उनके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारे प्रश्न आएंगे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। उसके बाद सारे राज्य जो हैं वो अपने यहाँ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज ये राज्य स्तरीय करते हैं। जैसे MPPSC करता है, UPPSC करता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, बिहार होता है, झारखंड होता है, छत्तीसगढ़ होता है, पंजाब होता है। यानी कि जितने सारे प्रांत हैं वो अपने जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्तियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जिनमें जनरल स्टडीज़ के भी प्रश्न होते हैं और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हिस्ट्री में से आता है। और अगर हिस्ट्री आपकी तैयार है तो आप उसमें अग्रिम रूप से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं और उन ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपने फ्यूचर को सेटल कर सकते हैं। तो इतिहास बहुत उपयोगी है। इसके अलावा भारत के सारे नागरिकों को जो है अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो इतिहास न केवल कॉम्पिटिटिव दृष्टि से मजबूत है बल्कि सारी चीज़ों के लिए इतिहास की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें पहली चीज़ ये आती है कि हिस्ट्री आई कहाँ से। ये थोड़े बेसिक्स हैं जिनको आप समझ लेंगे तो इतिहास विषय को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चले जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। एक है मिथ, एक है बलाड और एक है हिस्ट्री।
ये 3 चरणों में हुआ। सबसे पहले मिथ डेवलप हुई, उसके बाद बलाड डेवलप हुआ, और उसके बाद जो है इतिहास के स्वरूप पे आप आए। अब सबसे पहली चीज आती है कि मिथ क्या है। देखिए, इनहेबिटेंट्स हर जगह आए, संसार में बहुत सारी जगह जो आप पढ़ेंगे, जब आप पाषाण काल को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में आप इतना जान लें कि धीरे 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 लोगों की जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। जब वो एक जगह होते थे तो कोई ना कोई उनमें वीरोचित कार्य भी करता था, कुछ और कार्य भी करता था, तो उसका नाम होता था उस जगह पर, लेकिन वो वहीं के वहीं सीमित थे। कम्युनिकेशन के साधन तो थे नहीं। आज तो कम्युनिकेशन का ये है कि अगर एक हजारों किलोमीटर दूर इवन स्पेस में अगर कोई घटना होती है तो तुरंत के तुरंत आपको जानकारी मिल जाती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, आदमी पैदल था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं थे। भारत में ही आप देखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन धीरे धीरे बढ़े। पहले रथ आए, फिर मतलब हम पशुओं की सहायता लेने लगे, घोड़ों पे चलने लगे, और बहुत बाद में ब्रिटिशर्स ने 1853 में जाके जो है, चाहे वो गुड्स ट्रेन चलाई, उन्होंने एक ट्रेन चलाई, यानी कि रास्ता जो है वो थोड़े से ज़्यादा लंबे समय का हम कम दूरी में या कम समय में तय कर सकते थे। पहली 1853 में चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, और उसके बाद फिर 1854 में कलकत्ता टू रानीगंज। तो ये धीरे धीरे बढ़े। उसके बाद बसेज आई, लॉरीज आई, अब प्लेन्स आए, और अब तो पोजीशन ये है कि अगर आपको जाना है तो आप सुबह जो है उठ के प्लेन से दुबई चले गए, वहाँ से अपनी मीटिंग अटेंड किया, शाम को यहाँ पर लौट आए और अपनी फैमिली के साथ आपने डिनर लिया। लेकिन उस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो डेवलप हुई वो हुई बलाड। ये एक तरह से किस्से होते थे, गाने होते थे छोटे छोटे। बाद में जैसे आपको अपने इंडियन कंटेक्स्ट में अगर इसको देखें तो आल्हा उदल गाना जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो बलाड जो था उसने क्या किया कि जब बलाड में जो काम करने वाले होते थे, गाने वाले होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें बताते थे। तो उस स्थान के व्यक्ति को पता पड़ता था कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर ऐसी ऐसी घटना हो रही है। और धीरे धीरे ये बलाड जो है वो इतिहास के रूप में परिवर्तित हो गया। कैसे हुआ? ये जो बलाड लिखते थे, इन लोगों को बोला जाता था लोगोग्राफर। ये वो लोग होते थे जो इन बलाड को लिखते थे, जो आगे जाया जाता था। धीरे धीरे इन्होंने सत्य बातों को आगे बढ़ाना शुरू किया, चीज़ों को सत्यता के ऊपर परख रखा। और पहला व्यक्ति जिसने लोगोग्राफर और इतिहास के बीच में एक सेतु का काम किया या ब्रिज का काम किया, वो थे हेलिकार्नासस के हेरोडोटस। और यही कारण है कि हम उन्हें इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो स्रोत के आधार पर लिखा, यानी कि उन्होंने एक अवस्था प्रारंभ की इतिहास की, सोर्स की, जो आगे चल के आज के स्वरूप में हमारे सामने है। भारत में जो है वो इतिहास का बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी गई, पौराणिक किताबें लिखी गई, सारी चीज़ें लिखी गई। लेकिन जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है, इतिहास की हमारी जो सबसे पहली पुस्तक है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स, और उसको जिस व्यक्ति ने लिखा, ये कश्मीर का था, उसका नाम था कलराम। तो इस तरीके से, इस कारण हम हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। और उन्होंने जो परंपरा शुरू करी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। एक से एक योग्य व्यक्ति संसार में पैदा होता चला गया। भारत में भी कल्हड़ के साथ ये चीज़ परंपरा शुरू हो गई और इतिहास लेखन का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलने लगा।
तो मिथ, बलाड और फिर हिस्ट्री, इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस, हर चीज में प्रोग्रेस होती है। मनुष्य जो है शुरू शुरू में उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, कोई वेपन नहीं होते थे, उसे जंगली जानवर पर मार देते थे। उसने धीरे धीरे नाइफ बनाना शुरू करा, उसने एक्स बनाना शुरू करा, और अल्टीमेटली उसने क्या हुआ, उसने कुछ ऐसे हथियार बना लिए जिनसे वो जंगली जानवरों को भगा सके। और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते मानव सभ्यता आज इस स्थल पर पहुंच गई है कि सबके पास जो है, ये बहुत लिमिटेड पावर्स के पास है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, यानी कि चाहे जब वो संसार में विनाश ला सकते हैं। तो जो भी चीज, क्योंकि इतिहास जो है वो सोशल साइंस का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, और समाज जो है वो धीरे 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 परिवर्तनशील होता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और यही कारण था कि धीरे धीरे मिथ, बलाट से होते हुए हम लोग हिस्ट्री तक आ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक तो अभी नहीं आया परीक्षाओं में, लेकिन आएगा। इतिहास की एक देवी भी है, एंड द नेम ऑफ दैट गॉडेस इज क्लियो। इनको इतिहास की देवी माना जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में 9 देवियां हैं। जिस तरीके से भारत में संस्कृति में 9 देवियां होती हैं, उसमें एक देवी है क्लियो, जो लिटरेचर, साइंस और आर्ट्स की देवी थी, और यही कारण है कि उनको इतिहास की देवी माना जाता है। मेरे ख्याल से यहां तक तुम लोगों का क्लियर हो गया। गुड। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम आते हैं। देखो, इतिहास को आप किसी भी पुस्तक से पढ़ो, अच्छे अच्छे विद्वानों की पुस्तक से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, लेकिन इतिहास में एक चीज है, एक बेसिक है, और उस बेसिक को अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो हिस्ट्री में हमेशा आप कमजोर रहेंगे। कहा जाता है कि इतिहास के 2 आंखें हैं। एक आंख है उसकी क्रोनोलॉजी, इसको हम बोलते हैं वंशानुक्रम, और दूसरी आंख जो है दैट इज ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल बोलते हैं। अब क्रोनोलॉजी क्या होती है? क्रोनोलॉजी होती है वंशानुक्रम, यानी कि आपको जो क्रम आ रहा है उस क्रम में पारंगत होना है। आपको यह पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले आए, या चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए, या अशोक पहले आए, और उसके बाद कौन आया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कुषाण पहले आए या शक पहले आए। इसके अलावा आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी पहले है या बलबन पहले है। उसी तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली पहले हैं या लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले हैं। तो एक इतिहास को आपको लाइन से, मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें रट्टा लगाएंगे या कुछ करेंगे, आप बस फॉलो करते रहिए, समझते चलिए, और अगर आप समझते चलेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीज आपकी पकड़ में आती जाएंगी। अब दूसरा जो मैंने महत्वपूर्ण चीज बताई दैट इज ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश का जो इतिहास है वो भूगोल के ऊपर आधारित है। भौगोलिक स्थिति से ही जो है वो इतिहास की जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं। और ज्योग्राफी की जानकारी, इसी एक चीज और है, अगर आप मेरी क्लास रोज अटेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो आपके पास एटलस होनी चाहिए। अगर आप एटलस नहीं होगी तो आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। जो भी नया शब्द, जो भी नया स्थान आपकी नजर में आता है, आप सबसे पहले उसको अपनी एटलस पे देखें। और अगर आपकी एटलस, उसके बाद अगर आप सिविल सर्विसेज मेन का एग्जाम देंगे तो वहां पर तो एक वही आता है नक्शा जिसमें आपको साइट्स बतानी पड़ेंगी या उनके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलस हर बच्चे के पास रहे। अगर आपके पास एटलस है
तो आप ये समझिए कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। अब ज्योग्राफी के बारे में, अच्छा, एक तो आपने जगह का स्थान पता कर लिया, ऊपर से रुचि का भी केंद्र है। सपोज करो, देखो, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 190 साल शासन किया और वो कहते थे कि ऑल प्ले एंड नो वर्क, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। ठीक है, यानी कि आपको पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहिए, पिक्चर भी देखना चाहिए। और आप एक कोई मूवी देखने चले गए और वो मूवी इतनी बोरिंग है कि आप वहाँ से उठना चाहते हैं, लेकिन तभी आप देखते हैं कि आपका नायक या नायिका उस जगह से निकल रहा है जहाँ कहीं आप घूम आए। सपोज करो वो दिल्ली भी हो सकता है, वो डलहौजी भी हो सकता है, वो कश्मीर भी हो सकता है, वो तमिलनाडु भी हो सकता है, वो पटना भी हो सकता है। ठीक है, तो आप पिक्चर नहीं देखेंगे लेकिन आप वहाँ बैठे रहेंगे, और आप जब बैठे रहेंगे वहाँ पर तो क्या देख रहे हैं आप कि जी भाई इस स्थान पे मैं गया था, इस स्थान पे मैं गया था। तो इतिहास में अगर आप एटलस, बाद में हिस्टोरिकल एटलस भी आ जाएगी, जब आप उसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका मन जो है, जो रुचि है, वो अपने विषय के उसमें लगेगी। देखिए, एक तो होता है समर्पण, एक होता है डिटर्मिनेशन, यानी कि आप निश्चित हैं कि मुझे अब कंपटीशन को पार करना ही है, मुझे अपना बीए पास करना है, मुझे अपना एमए पास करना है, मुझे अपना जेआरएफ निकालना है। तो डिटर्मिनेशन के साथ साथ रुचि भी बहुत ज़रूरी है, और रुचि आपकी तभी डेवलप होगी जब आप उसकी ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल बताता हूँ। भारत में 3 तरफ हम पेनिनसुला में हैं, प्रायद्वीप में हैं, और 3 तरफ जो है वो समुद्र है। ठीक है, नीचे भी केप ऑफ क्या कहते हैं जो कन्याकुमारी है, उसके बाद उधर से मलाबार कोस्ट भी आपका आता है केरल साइड पे, और कोरोमंडल कोस्ट भी आता है। ठीक है, और बीच में भारत में सब कुछ है, नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, इंडोगैंजेटिक प्लेन हैं, यानी कि एक से एक उपजाऊ भूमि है। अगर मैं आप लोगों में से किसी से प्रश्न करूं कि भाई समुद्र कितने लोगों ने नहीं देखा, तो आप में से जो है 2-4 लोग हाथ उठा देंगे कि साहब हमने समुद्र नहीं देखा, और 2-4 ये उठाएंगे कि हमने समुद्र देखा है। तो भाई समुद्र देखा है तो उसके लिए आपको नोबेल प्राइज तो नहीं दिया जाएगा। अगर समुद्र नहीं देखा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे समुद्र में जाने की जरूरत नहीं थी। और प्रारंभिक अवस्था में समुद्र में जाना बहुत खतरनाक माना जाता था, और धीरे धीरे चूंकि भारत की अधिकांश जनता समुद्र तट से दूर रहती थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि टैबू बनता चला गया समुद्र। आगे चल के आप पढ़ेंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तब आप देखेंगे कि सैनिकों ने समुद्र पार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। माओ ने कहा कि नहीं, मैं हम बेटे को नहीं जाने देंगे। स्मृतियों में अगर आप पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। स्मृतियों में लिखा हुआ है कि अगर कोई एक पति इतने एक अंतराल के बाद तक नहीं लौट के आता है और वो समुद्र में गया है, तो उसकी पत्नी को राइट दे दिया जाता था कि वो दूसरी जगह विवाह कर ले। लेकिन इसके विपरीत इंग्लैंड बहुत छोटा सा है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और इतनी भूमि या उपजाऊता नहीं है कि वो अपना सारा कुछ काम कर ले। तो वहां की मां ने अपने बेटे को समुद्र में जाने से नहीं रोका। क्यों? क्योंकि अगर वो समुद्र में नहीं जाएगा तो वो क्या कहते हैं, क्या खाएगा, कमाएगा। और अल्टीमेटली आप देखते हैं कि नेवल फ्लीट ब्रिटिश की इतनी साउंड हो गई कि एक बार उन्होंने पूरे विश्व में अपना अधिकार कर लिया, और लोग ये तक कहने लगे कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। तो ज्योग्राफी ने नेवल फ्लीट बनाई। हमारे जो थे, जैसे चोल थे, चेर थे, वो समुद्र के किनारे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया नेवल फ्लीट अपनी बनाई। लेकिन अधिकांश भारत के लोग चूंकि वो पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या इन सारे क्षेत्रों में रहते थे, तो समुद्र को डेवलप करने का या एक नेवल फ्लीट बनाने का कभी भी जो है वो बहुत बड़ा उद्देश्य भारत में नहीं रहा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ज्योग्राफी से आपके पूरे इतिहास में उतरती है,
आप कहते हैं कि साहब पानीपत का पहला युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तराई का पहला युद्ध हुआ, तराई का दूसरा युद्ध हुआ। यानी कि इतने सारे युद्ध एक 50-60 किलोमीटर के दायरे में हो गए, तो भैया कोई वो बहुत बड़ा वैसा तो है नहीं कि वो फ्लशिंग मीडोज है कि अमेरिकन ओपन हो रहा है तो फ्लशिंग मीडोज में ही होगा, या कोई हैवीवेट बॉक्सिंग का नहीं है कि अगर प्रतियोगिता होगी तो लास वेगास में ही होगी। और जो विदेशी आते भी थे, उनको जो कैपिटल बन गई थी दिल्ली, तो वो दिल्ली में सीधे टकराने के लिए किसको होती है? इतनी दूर से कोई बहुत बड़ी सेना लेके तो आप आते नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी ये बाहर के विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए, उनके पास 10,000 15,000 मैक्सिमम इतने ही सैनिक होते थे। तो उन्हें क्या जरूरत थी कि वो सीधे जाके दिल्ली में लड़ाई लड़े? यहाँ आपके जो ज्योग्राफी है वो काम आती है। आपको तुरंत क्या करना है, अभी अपना एटलस खोल लेना है और भारत का फिजिकल मैप, प्राकृतिक जो मैप है उसको निकालना है। तो आप देखेंगे कि भारत के उत्तर में जो है हिमालय माउंटेन्स हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो मतलब लेट स्टेज में बनी है। भारत में अगर हम बात करें कि सबसे पुरानी कौन सी ऐसी हिल्स हैं, दैट इज अरावली हिल्स, जो राजस्थान को बीच टुकड़े में से काटती हैं। तो वहाँ पर जब ये हिमालय रेंज छोटी पड़ती हैं तो वहाँ पर कई रेंजेस हैं, हिंदू कुश रेंज, सुलेमान रेंज, और वहाँ पर छोटे छोटे दर्रे हैं, गोमल दर्रा है, गोमल दर्रा है, खेवर पास है, ये छोटे छोटे दर्रे हैं। और जितने भी विदेशी भारत में आए यूरोपियन से पहले, जब यूरोपियंस आए उन्होंने अपनी नेवल फ्लीट मजबूत कर रही थी, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डेनमार्क के लोग हों, चाहे वो हॉलैंड के डच हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो इंग्लैंड के हों, वो सब जो है समुद्र के रास्ते से आए। लेकिन इससे पहले, मॉडर्न काल से पहले जितने भी लोग आए वो सब इन दर्रों में से निकल के आए। वहाँ पर पहाड़ियाँ हिमालय की थोड़ी सी नीचे हो जाती हैं, उसमें बड़ी बड़ी वैलीज या घाटी बनी हुई है, और उन्हीं दुर्गम रास्तों से निकलते हुए वो चले आए। चाहे डेरियस हो, कुषाण हो, अलेक्जेंडर हो, शक हो, ये सारे लोग धीरे धीरे वहाँ से आए। और यही परंपरा जो है वो क्या कहते हैं, गजनी ने, गौरी ने, बाबर तक, ये सारी परंपरा वहां से आती गई। तो जो कोई भी आदमी 10 या 15,000 सैनिकों के साथ आ रहा है तो वो सीधा भारत के हृदय पे या दिल्ली के आसपास नहीं आना चाहेगा। वो चाहेगा बच के अपना सारा काम निपटाएं और चले जाएं। अब बचने के लिए उसके पास एटलस में आप देखिए 2 रास्ते हैं। एक, वो उत्तर से होके जाएं। जब वो उत्तर से होके जाएंगे तो वो हिमालयों में फंसेंगे, और जब हिमालय की बर्फ या उसमें फंसेंगे तो वहां से उनका जिंदा निकलना मुश्किल है। और आगे चल के जब आप मिडिवल टाइम्स में आएंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि एक एक्सपेडिशन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, कराचील अभियान, और वो कराचील अभियान में उसके जाने सैकड़ों, कितने सैनिक जो हैं, हजारों सैनिक जो हैं वो लापता हो गए या मर गए, क्योंकि वो पहाड़ जो है बर्फ से ढके हुए थे, ना खाना था ना पानी था। और अगर प्लेन के आदमी को पहाड़ पे भेज दिया जाएगा और ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में भेज दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो लौट के नहीं आएगा। तो जितने भी आक्रांता थे उनका उत्तर पश्चिम में से उत्तर की तरफ जाना नामुमकिन हो रहा था। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन होता था कि वो नीचे की तरफ आए और राजपूताना या राजस्थान से होते हुए भारत में प्रवेश करें, लेकिन वहां पर एक रेगिस्तान था, और वो रेगिस्तान आज भी है, थार रेगिस्तान। रेगिस्तान रेगिस्तान होता है, आइस का भी रेगिस्तान होता है और सैंड का भी रेगिस्तान होता है। उसको भी पार करना जो है वो आसान नहीं था। हालांकि जब हम प्री हिस्ट्री या इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये थार रेगिस्तान जो था ये एक सागर था, टीथिस सागर,
लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ और अल्टीमेटली जो है वो टीतिस सागर धीरे 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 सूख के जो है वो थार रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ना वो उत्तर की तरफ जा सकते हैं और ना ही वो राजपूत या जो प्लेसेस थी या उस समय आप उसको राजपूताना या राजस्थान कहेंगे उसमें भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहां पर जो है थार था। तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता था, एक बॉटलनेक बचती थी कि वो आगे बढ़े पानीपत की तरफ। और जब वो उस रास्ते पे आगे बढ़ते थे तो दिल्ली या उसके आसपास जो भी बड़ा रूलर होता था वो अपनी सेना तैयार करता था और उन सेनाओं का टकराव जो है वो उस स्थान पर होता था जिसको हम पानीपत या उसके आसपास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये अगर सपोज करो आपके नॉर्थ में हिमालयाज नहीं होते तो पानीपत का युद्ध होता क्या? वो ऊपर से निकल के जाते। अगर थार रेगिस्तान नहीं होता राजस्थान में तो वो नीचे से निकल के आते। लेकिन ज्योग्राफी जो है वो एक ऐसी विधि है या ऐसा क्रियान्वयन है इतिहास में जो इतिहास की सारी घटनाओं को निर्धारित करता है। तो ये कारण है कि अगर आपको ज्योग्राफी नहीं किसी चीज की आएगी तब आप जो है इतिहास को कैसे भी नहीं पढ़ सकते। जो भी आपके पास अगर अभी तो आगे चल के पाटलिपुत्र जैसे आपके पास एक शब्द आया, अमरावती आपके पास एक शब्द आया, आप तुरंत जो है उसको एटलस में, वो हिस्टोरिकल एटलस है। अभी मैं पहली क्लास में आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हिस्टोरिकल एटलस पढ़े, लेकिन आपको वर्ल्ड की भी सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ब्रिटेन कहाँ पर है, कल को ये क्वेश्चन है, फ्रांस कहाँ पर है, स्पेन कहाँ पर है। जब तक आप इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे, जब तक आप ये मान के चलिए कि आप उस चीज में बहुत अंदर तक नहीं उतर पाएंगे। और हमें ये करना है कि कम से कम परिश्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में उतर जाएं। क्योंकि देखो एक बात मान के चलना कि आजकल जो कंपटीशन है या जो कुछ भी, क्योंकि संसार अब भारत में बहुत प्रतिस्पर्धा है, हर दूसरा बच्चा बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें आप कैलकुलेटिव करें, तभी आप जो है कुछ उसमें कर सकते हैं। इसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि क्या कहते हैं, इतिहास के दो आंखें होती हैं, एक क्रोनोलॉजी, दूसरी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी एटलस लेनी है। एटलस लेके जो है हमें सारे स्थानों के बारे में, यही नहीं भारत के में अब एक टर्म आ रहा है अभी लीपू लेक कहाँ पर है भाई, उसके बाद एक टर्म आया आपने कहीं अखबार में पढ़ा कि सिडनी, ठीक है, कहाँ है सिडनी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों से क्लियर होगी। और ख़ास तौर से जो इतिहास के विद्यार्थी हो तुम लोग, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है हर चीज़। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, अभी से नहीं है, बहुत पहले से महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि पांडवों ने सबसे पहले जो है अपना जो उनके पास जगह बनी थी उसका महल उन्होंने कहाँ बनाया था, इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली पे। ये मैं आगे की क्लास में कभी तुम लोगों को डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी वर्तमान के लिए बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री में आपको ये जान करना बहुत ज़रूरी है कि ज्योग्राफी और क्रोनोलॉजी ये दो ऐसे हमारे पास वेपन्स हैं, दो हथियार हैं। जिस तरह ऐसा होता था ना, अजातशत्रु के पास दो हथियार थे, महाशिला कंटक और रथ मूसल, उसी तरीके से आपके पास ये दो हथियार हैं। और अगर आप इन हथियारों का सही तरीके से प्रयोग करते हुए चलेंगे, आप इन वेपन्स को अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आप बहुत बढ़िया जो है अपना कर पाएंगे। अब यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है हिस्ट्री में, हिस्ट्री का डिवीजन। वो बात का मैं करूंगा कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न अभी नहीं, लेकिन जो बेसिक डिवीजन है हिस्ट्री का वो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये है प्री हिस्ट्री है प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री है प्राक ऐतिहासिक,
और हिस्ट्री है ऐतिहासिक। अगर हम देखें तो पूरे इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब इसमें है क्या, ये जिस भी काल के हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते वो आपका प्री हिस्ट्री होता है, जिसमें केवल आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं। मृद भांड मिल जाएंगे, छोटे छोटे उपकरण मिल जाएंगे, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कोई लिखित यानी कि भाषा विकसित हो चुकी थी नहीं हुई थी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये काल जो है वो आपका प्री हिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक काल। इसके में हमें लिखित प्रमाण तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए, वो पढ़े नहीं लिखे गए। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास है हड़प्पन कल्चर, सैंधव घाटी की सभ्यता। उसमें हमें भाषा मिली है, एपिग्राफ्स पे और क्या कहते हैं सारी चीज़ें लिखी मिली हैं, लेकिन अभी तक भी कोई उसे ढंग से नहीं पढ़ पाया। केवल इतना बता पाए कि भाई पिक्टोग्राफिक है, संकेतात्मक लिपि है, या वो है ब्लैसफर्डन में लिखी जाती है, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। और ये दोनों चीज़ें चूंकि ना इसका लिखित रिकॉर्ड मिला है ना इसका लिखित रिकॉर्ड मिला है, इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को या उस समय के इतिहास को हम अच्छी तरीके से या मजबूती से या आधार के साथ कह सकते हैं कि ऐसा ही घटित हुआ हो, क्योंकि आंखें जो देखती हैं वो भ्रम होता है। कभी कभी आप जो है रोड पे चले जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, मई जून में, आप देखते हैं सड़क पे आपको जो है हल्के हल्के पानी लगता है कि आगे भाई पानी है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं मिलता, मृत तृष्णा, मिर्च। तो यही चीजें हैं, हम केवल आंकलन लगाते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भाई ये चीज जो हमें मिली है ये इसी में प्रयोग की जाती होगी। और यही कारण है, आप देखते हैं जॉन मार्शल ने जो लिखा उसको आगे चल के जो है कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने चीज़ों को बदल दिया। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। 1861 में ये बनी थी और इसको सबसे पहले बनाया था, मतलब जिसने पूरा सहायता की थी बनाने में, अलेक्जेंडर कनिंघम, और वो उसके डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। आज जो भी आर्कियोलॉजी से संबंधित होता है काम, वो सब जितने भी तुम्हारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी तुम्हारे विश्व की धरोहर हैं, इन सब का जो रख रखाव है, प्रिजर्वेशन है, ये सारा का सारा काम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो ये प्री हिस्ट्री हो गया, ये प्रोटो हिस्ट्री हो गया। अब आता है ये हिस्ट्री, इतिहास, यानी कि इसकी हमारे पास लिखित प्रमाण भी है और वो लिखा हुआ पढ़ा भी जा सकता है। उसमें हम जो है बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि ये बिल्कुल सही है। देखो 100% श्योर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतिहास के संदर्भ में, खास तौर से जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको देखेंगे तो उनको ये समझ लेना पड़ेगा कि ये बड़ा मुश्किल है। 100% ट्रुथ जो है वो सोशल साइंसेज में हो ही नहीं सकता, बेसिक साइंसेज में हो जाता है। आप देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, H2O तो होता है, कहीं बना लीजिए, दिल्ली की लैब में बना लीजिए, हैदराबाद की लैब में बना लीजिए, बॉम्बे की लैब में बना लीजिए, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो एकदम जो है वो पानी बन जाएगा। आप वर्ल्ड की किसी भी लेबोरेटरी में बना लीजिए, ये हो जाएगा। लेकिन दो चीजें समाज में नहीं हो पाती। अब एक पानी का गिलास आधा भर के रख दें और मैं तुम में से किसी से पूछता हूं कि भाई एक पानी का गिलास क्या है, आप कहेंगे, एक बच्चा कहेगा कि ये आधा भरा हुआ है, दूसरा कहेगा ये आधा खाली है, एंड दे बोथ आर राइट। तो इसलिए सोशल साइंस में जब हम नियरर टू द ट्रूथ आते हैं तो
रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में वो प्रश्न आते हैं जिनके विषय में सब लोग ये श्योर होते हैं कि नहीं भाई, ये इसका उत्तर यही है। और ये सब करने के लिए आपको जो है ये जो पॉइंट्स हैं, आपको उधर उधर नहीं जाना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जब बनने के लिए आप जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि आपको इस विषय में शोध है या नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी मानसिक कैपेबिलिटी कितनी है, आप किस तरीके से चीज़ों को पकड़ते हैं, आप क्या चीज़ जो है अपने इस विषय में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सत्य आधारित मानते हैं और किस तरीके से आप उसको आगे चल के फ्यूचर में लाभान्वित कर सकते हैं और समाज को लाभ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करना होगा। तो यहाँ तक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, एक प्रश्न आ जाता है और वो प्रश्न ये आता है कि सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मल्टीपल चॉइस में और ये आया है कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। अब इतिहास के स्रोत तो बहुत है भाई, सबसे आप देखते हैं तो स्रोतों की कोई कमी नहीं है। इंस्क्रिप्शंस, जिनको आप अभिलेख कहते हैं, ये आपका एक स्रोत है। जैसे मैंने तुम्हें सबसे पहले अभी आज ही के लिए बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन द्वारा लिखी गई है, जो उनका वार मिनिस्टर था महासंधि विग्रही का, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉइन्स, किसी भी राज्य को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है और ये इस अर्थव्यवस्था में कॉइन्स है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, इमेजेस आपको मिलती हैं, आपको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, ये सब चीजें उसकी है। और एक आती है बुक्स, ठीक है। तो इन चारों में से अगर ये कोई भी आएगा, उसमें अगर होगा तो आपका उत्तर क्या होगा? बुक्स, पुस्तकें, यानी कि वो लिखित प्रमाण है। और इसी लिखित प्रमाण के आधार पर ही आपके इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में तो लिखित है ही नहीं, इसमें लिखित है पढ़ा नहीं गया, और जो लिखा है और वो पढ़ा गया है, दैट इज योर करेक्ट चॉइस। तो ये सारी चीजें जो है आपको करना होगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहली चीज जो आपको करना है, यू हैव टू कम विद द एटलस, और हम अगली क्लास में ये प्री हिस्ट्री से आगे एक्सीड करेंगे। थैंक यू बॉयज।